हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। ऊर्जागिरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अपन क्लास 10th का बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे, जो कि अपना अध्याय नंबर 5 है, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहले अपन समझेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए ना उनको ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वो ऊर्जा बाहर से आता है। बाहर से वो ऊर्जा किस रूप में आता है, तो भोजन के रूप में आता है। तो क्या करते हैं, पहले अपन बाहर से भोजन को अंदर लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं। पचाने के बाद क्या होता है, उससे जो इम्पोर्टेंट मतलब पोषक तत्व है उसके अंदर, उसका फिर होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन से फिर ऊर्जा निकलता है। उसी ऊर्जा से हम जो है अपने शरीर के अंदर जितना भी जैविक अभिक्रियाएं हैं उनको करते हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस इसमें अपन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रक्रम का। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो आपको भी बताएं कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी टूट फूट होता है, मतलब हमारे अंदर शरीर के अंदर जितना भी जैविक अभिक्रियाएं होती है, उसमें कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें बड़े बड़े अणु बनता है, कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटते हैं। ठीक है, वो आगे चल के अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है इस पूरा प्रोसेस के अंदर जो है, अब जब मॉलिक्यूल्स टूट रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसका अनुरक्षण करने के लिए जो जो प्रोसेस का यहाँ पर उपयोग होता है, उन सभी को एक सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, जो टूट फूट से बचाती है। ठीक है, मतलब कि सम्मिलित रूप से क्या करता है, वो अनुरक्षण का काम करता है। ठीक है, अनुरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। बॉडी के अंदर जो भी मेंटेनेंस होता है, ठीक है, शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होता है, जो भी मतलब अभिक्रियाएं होता है, उसके अंदर जो मेंटेनेंस का कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है, उसको अपन बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, अब देखो, जैव प्रक्रम का अलग अलग चरण होता है, अलग अलग मतलब कि इसके अंदर प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें पहला है पोषण। ठीक है, पहला क्या है, पोषण। नेक्स्ट है श्वसन, फिर है वहन, ठीक है, फिर है उत्सर्जन। पोषण को अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। श्वसन को रिस्पिरेशन बोलते हैं, अनुवहन को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो होता क्या है, अब बात करते हैं अपन पोषण का। पोषण में क्या होता है, हम भोजन को अंदर लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, फिर भोजन को पचाते हैं। पचाने के बाद क्या होता है, जो भी उसमें पोषक तत्व है उसका करते हैं अवशोषण। ठीक है, उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होकर क्या होगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, हर एक कोशिका के पास वो भोजन जाएगा। ठीक है, वो फूड जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, हर एक कोशिका के अंदर जाएगा। कोशिका में क्या होगा, उसका उपयोग होगा, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके स्वांगीकरण के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको हम करेंगे निष्कासन। ये पूरा प्रोसेस है ना खाना का, मतलब इसको अपन बोलते हैं, इस भोजन का पूरा जो प्रोसेस है, शुरू से लेके यहाँ से अंतर्ग्रहण से लेके निष्कासन तक, इस पूरा प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोषण। ठीक है, और उसी पोषण के दौरान जब हम ऊर्जा का उपयोग कर, जब भोजन से ऊर्जा बनता है ना, तो भोजन से ऊर्जा तभी बनेगा जब ग्लूकोज का होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां अपन पढ़ते हैं श्वसन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जब श्वसन के बाद, अब देखो, जब ऊर्जा बन गया, ऊर्जा बन गया तो क्या हो गया, उसका उपयोग हुआ। उपयोग कहाँ गया, वो ब्लड में। ब्लड में गया, तो ब्लड में जाने के बाद वो भोजन हर एक कोशिका के पास पहुंचेगा। कोशिका के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वहन। ठीक है, उसके बाद जो है उत्सर्जन। अर्थ में ये सारा प्रोसेस अपन जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक एक करके पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर वहन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, अब देखो, यहाँ पे कुछ शब्द, अब कुछ सेंटेंस लिए हैं जो कि एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा, देखिए मेरा मेन मोटो यहाँ पे होगा, एनसीईआरटी को फोकस करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बीपीएससी हो सकता है, मतलब कि यूपीएससी हो सकता है, कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे हो सकता है, या फिर बिहार पुलिस, कुछ भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में जो एनसीईआरटी जब शुरू करेंगे, जब प्रकरण को एनसीईआरटी शुरू करेंगे, तो वहाँ कुछ कुछ लाइन है जो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अपन पहले समझेंगे, देन अपन पोषण से स्टार्ट करेंगे कि पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहला लाइन में। यहाँ क्या कर रहा है कि देखो, ये कह रहा है यहाँ पे सभी जीव, जितने भी जीव है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जीवों को पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होता है। अभी देखो, पोषण जब समझा रहे थे तो यही समझा रहे थे, पोषण में क्या होता है, हम बाहर से भोजन लेते हैं, बाहर से भोजन लेते हैं, उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, फिर उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण करते हैं। तो वहां पे यहीं पे एक तरह से पोषण को ही समझा रहा है यहाँ पे इस लाइन से, जितना भी जीव है सबको क्या है, ऊर्जा चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सूर्य। सूर्य से क्या होता है वहां पे,
प्रकाश संश्लेषण के थ्रू खाना संश्लेषित होता है पौधा में, फिर उस पर हम लोग निर्भर होते हैं, तो फिर मतलब वहां से ऊर्जा हम लोग के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो उसी लाइन को यह समझा रहा है कि सभी जीवों में जीवित रहने के लिए क्या चाहिए हमें, मतलब जितना भी कार्य उसके अंदर कार्य करने के लिए, जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और वो ऊर्जा, ठीक है, अब देखो ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, हमें भोजन से मिलेगा। ठीक है, और ये जो भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, पूरा प्रोसेस को भोजन को अंदर ग्रहण करना फिर प्राप्त करना, इसी को अपन बोलते हैं पोषण। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे इस प्रक्रम में, अब देखो इस प्रक्रम में यहाँ पे चयापचय नाम, मतलब चयापचय बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, चयापचय नाम एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब देखो जब बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या हो, ये सारा प्रोसेस जो है जिसमें पचने का, ठीक है, इस पूरा प्रोसेस के अंदर जो भी जैविक अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको अपन, ऑल ओवर जितना भी जैविक अभिक्रियाएं हैं उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े अणु जो है छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े बड़े अणु मिलते हैं, बनते हैं। जैसे कि मान लो अगर बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अभिक्रिया हुआ प्रकाश के, मतलब कि सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल से, जल जो है छोटा मॉलिक्यूल से छोटा अणु है, इससे बना ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बड़ा अणु है। इस तरह से क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ संश्लेषित हो रहा है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म। अब देखो अब क्या हुआ, श्वसन अभिक्रिया में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा CO2 में। ठीक है, और वाटर में, CO2 और वाटर में। और इस अब देखो ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर वाटर में, जल में, और साथ में क्या हुआ, एटीपी निकला, साथ में क्या हुआ, एटीपी निकला। तो इस तरह से क्या हुआ, छोटा बड़ा अणु जो छोटा अणु में टूटा इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, छोटा मतलब कि कुछ चीज का बनना, सिंथेसिस होना, कुछ चीज का टूटना, जो बनना और टूटना, ये सारा एक साथ हम बोलते हैं, जितना भी जैविक अभिक्रिया में शरीर के अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे चयापचय नाम देते हैं इस अभिक्रिया को। ठीक है, अब देखो ये भी एक तरह का जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव बोले तो बायो केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, जो कि कोशिका के अंदर होता है, कहाँ होता है ये सारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो इसको संपन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। क्यों, अब बताए ना कि ग्लूकोज, सपोज मान लो ग्लूकोज है, जो श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, मतलब एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इससे क्या होगा, इससे बनेगा CO2। ठीक है, इससे CO2 बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे ATP बनेगा। अरे समझे, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 और वाटर बन रहा है, साथ में ऊर्जा मिल रहा है ATP। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ा अणु है। ठीक है, ये बड़ा अणु है, और CO2 और जल क्या है, छोटा अणु है, ये बड़ा अणु छोटा अणु में टूट रहा है, तो ये कैटाबोलिज्म हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ कैटाबोलिज्म। तो इसको होने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का आवश्यकता हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जरूरत हो रहा है। तो जब हम भोजन से जब अपन ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। इस तरह का अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे जीव अपने बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाहरी पर्यावरण। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, पहले सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, हमारे फेफड़ा के अंदर जाता है, फेफड़ा में होता है कुपिका, वहां से क्या होगा, आदान प्रदान हुआ गैस का, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गया, ब्लड में क्या होता है, वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके वो कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन कोशिका के अंदर गया, कोशिका में ग्लूकोज भी जाएगा ब्लड से। ठीक है, और वहां पे ये क्रिया होगा, मतलब श्वसन क्रिया होगा, कोशिकीय शोषण होगा। ठीक है, वहां ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लिए, हम बाहरी पर्यावरण से तो लिए, ऑक्सीजन कहाँ से लिए, हम बाहरी पर्यावरण से लिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, कोई भी जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बाहरी पर्यावरण से लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक लाइन क्या कर रहा है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इसके उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्कासन होना श्वसन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो इस प्रक्रिया में ये क्या तरह से भोजन है, ये भोजन से प्राप्त करते, ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज अपन भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से हमारा फूड हो गया। ठीक है, ये देखो ये फूड हो गया, भोजन हो गया। ठीक है, ग्लूकोज। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे CO2 बना और वाटर बना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्वसन, रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, क्या चीज उत्पन्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, साथ में जल बना। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पे CO2 का निष्कासन होगा, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, CO2 क्या होगा, हम लोग जब सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लिए अंदर, एनर्जी बना,
ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिका शोषण हुआ, फिर वहां CO2 निकलता है, वही फिर नाक से द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, ये चीज हुआ। यहाँ पे वही बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसका निष्कासन होता है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट कर रहा है कुछ एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जीव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन के लिए, ठीक है, विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं सीधे तौर पे पर्यावरण के संपर्क में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे सपोज मान लो ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये एक कोशिका है इसका, और ये इसका केंद्रक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जीव एक ही कोशिका का बना है, हो सकता है अमीबा हो, पैरामीशियम हो, एक कोशिका जीव कुछ भी हो सकता है, जीवाणु वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये एक कोशिकीय जीव है, इनका पूरा पूरा शरीर जो है, पूरा पूरा बॉडी जो है एक ही कोशिका के मिलकर बना हुआ है। अब क्या हुआ, इनका जो कोशिका है चारों तरफ से क्या हुआ, पर्यावरण के कांटेक्ट में, में पर्यावरण के कांटेक्ट में, इसके अंदर जो भी गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर जो आदान प्रदान होगा गैसों का या भोजन का, ये सीधे क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा, साधारण विसरण से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, साधारण विसरण से हो जाएगा, क्योंकि इनका पूरा पूरा शरीर जो है, पूरा पूरा कोशिका जो है पर्यावरण के संपर्क में है, इसलिए इसको ये सब होने के लिए, ठीक है, मतलब कि श्वसन के लिए, ये सब के लिए कोई बाहरी अंग का या एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी जो है, पूरा पूरा एक कोशिका पूरा बॉडी जो है वो पर्यावरण के कांटेक्ट में है, इसलिए इसको किसी विशेष अंग का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो वहीं पर अगर बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव का, जैसे हम लोग हैं बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोग का हर एक कोशिका जो है, ठीक है, वो पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, तो हम लोग को जो है विशेष अंग का जरूरत पड़ेगा श्वसन के लिए, ठीक है, उत्सर्जन के लिए, सब के लिए क्या करेगा, क्या होगा, विशेष अंग का जरूरत पड़ेगा हम लोग के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय जीव जो भी है, ठीक है, उसके गैसों का आदान प्रदान हो, ठीक है, या श्वसन तंत्र का मतलब कि के लिए श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, और इनके कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, अब देखो जब गैस को हम गैस का आदान प्रदान हुआ, फिर उस गैस को हम कोशिका तक पहुंचाएंगे, जैसे ऑक्सीजन हम सांस लिए, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ गया, हमारे लंग्स में गया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में होता है कुपिका। ठीक है, देखो इस तरह से ये हमारा लंग्स है, ठीक है, अब देखो ये हमारा लंग्स है, अब इस लंग्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारा क्या होता है, कुपिका होता है। ठीक है, ये कुपिका हो गया, इस कुपिका के यहाँ ढेर सारा अंगूर के गुच्छे जैसा क्या होता है, कुपिका होता है। अब मान लो यहाँ पे एक कुपिका है, ये क्या है, एक कुपिका है, कुपिका के बगल से क्या होता है, यहाँ के रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स गुजरता है, ये क्या है, रक्त नलिकाएं हैं, यहाँ से एयर अंदर आया, ठीक है, यहाँ से एयर हवा क्या हुआ अंदर आया, उसके हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड में जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये O2 जो है ब्लड में गया, और यहाँ CO2 बाहर जाता है, ये CO2 बाहर जाता है, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन अंदर आया, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HbO2 बना लेता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे कोशिका में जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। ये क्या करेगा, अब देखो ये ब्लड ले जा रहा है ना, इसको ब्लड ले जा रहा है ना कोशिका के अंदर, जब ब्लड कोशिका के अंदर ले जा रहा है, इसी को तो ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस गैस का तो हम क्या किए, श्वसन तंत्र में क्या किए, श्वसन तंत्र की सहायता से गैस को अंदर लिए, ठीक है, गैसों को अंदर लिए, ऑक्सीजन वगैरह को अंदर लिए, अब इसको कोशिका तक पहुंचाना है, जब कोशिका तक पहुंचाना है तो क्या करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करेंगे, ठीक है, मोहन तंत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मोहन तंत्र का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा हर एक कोशिका डायरेक्ट पर्यावरण के कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे, और इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अब देखो बहुकोशिकीय जीव के अंदर जितना ही मतलब कि परिक्रम होता है, उसको करने के लिए अलग अलग विशेष अंग का जरूरत पड़ता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसके, पर्यावरण के कांटेक्ट में। ठीक है, ये अब देखो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बीच बीच में प्रश्न होता है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, ठीक है, एनसीईआरटी के बीच से उठाया हुआ लाइन है ये। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट कर रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। अब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का प्राप्ति के लिए, ठीक है, ऐसे अब देखो वहां पे तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिका के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। अब देखो जब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, कार्बन का कुछ स्रोत लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वहां से कुछ बनता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, इस नया प्रोडक्ट बनते के टाइम पे ना कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिया का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। अब उस यूरिया को क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निष्कासन करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन करते हैं उसका, ठीक है, मतलब कि यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो अब देखो अब इसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, क्या बोलेंगे इसको, अपशिष्ट उत्पाद बोलते हैं, ऐसा मतलब प्रोडक्ट बनेगा जैसा कोई यूज नहीं है, शरीर में कोई यूज ही नहीं है। ठीक है,
अब देखो उसको शरीर से क्या करना है, हमें निकालना, बाहर निकालना है, और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं उत्सर्जन। इसके लिए विशेष अंग का जरूरत पड़ता है बहुकोशिकीय जीव में, ठीक है। उत्सर्जन में क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई उत्पाद जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, उसको अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जितना भी प्रोसेस पढ़े हैं अभी तक में जितना भी लाइन पढ़े हैं, जितना प्रोसेस पढ़े हैं, इस सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, ये सभी क्या कर रहा है, एक तरह से हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का काम कर रहा है। हमारे बॉडी में सारा कुछ जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उस सारा को मेटाबॉलिज्म मतलब कि मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है, अनुरक्षण का कार्य कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जय प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइन था, काफी इंपॉर्टेंट लाइन था, जहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, अब देखो पोषण की प्रक्रिया में, ठीक है। अब ये भी एक तरह से एनसीईआरटी का जितना पढ़े हैं ना, उसी का इसेंस है, ठीक है। अब देखो पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाह्य ऊर्जा स्रोत मतलब कि इस तरह से भोजन वगैरह सब जो है, भोजन लेते हैं जो कि जटिल पदार्थ है। जैसे मान लो हम रोटी खाए, ठीक है, रोटी खाए, सपोज देखो हम एक तरह से हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अब देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हम क्या किए, यहाँ से रोटी खाए, क्या किए हम, अब रोटी खाए, रोटी क्या है, इसके अंदर स्टार्च वगैरह होगा, ठीक है, स्टार्च मंड वगैरह होगा, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। भोजन क्या होता है, ये जटिल पदार्थ होता है, ठीक है। भोजन क्या होता है, ये जटिल पदार्थ होता है। अब क्या होगा, इसको हम पहले चबाएंगे, दांत से, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टीथ होगा, दांत होगा, दांत से चबाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लार ग्रंथि है जो लार निकालेगा, ठीक है। उस लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, टैलिन एंजाइम होता है, जो इसको क्या करेगा, आंशिक पाचन करेगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा पाचन हो गया, यहाँ पर जीव है, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, इसको मिक्स करने में हेल्प करेगा, मतलब कि लार से। फिर वो हमारे ग्रासिका के शुरू अंदर आएगा, मतलब कि अमाशय में। अब देखो ये हमारा अमाशय हो गया, ये क्या हो गया, ये अमाशय हो गया, अमाशय के अंदर आया। अब यहाँ भी कुछ कुछ एंजाइम निकलेगा, ठीक है, पेप्सिन वगैरह सब एंजाइम निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे HCl वगैरह सब है, ठीक है, धीरे धीरे पचेगा ये। अब फिर यहाँ पे हमारे छोटी आंत के, ये मान लो ये बड़ी आंत है हमारा, ठीक है, ये हमारा बड़ी आंत हो गया, ठीक है। अब बड़ी आंत से कहाँ, ये जो है, ये जो अमाशय, ये क्या हो गया, हमारा अमाशय हो गया, ये क्या है, अमाशय है। अमाशय से भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा, ठीक है, ये छोटी आंत हो गया। अब देखो छोटी आंत में भोजन आया, यहाँ पचा। अब देखो इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं, ये रोटी क्या है, यहाँ पे जो हम खा रहे हैं ना, ये जटिल पदार्थ है। भोजन ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जटिल पदार्थ है। ये जटिल पदार्थ क्या होगा, धीरे 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 सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा। ये जो है मान लो इसमें स्टार्च है, ये माल्टोज में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट। अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमें C6H12O6, ये ग्लूकोज चाहिए हमें, ठीक है। ये जो है ना फूड का जो है ना सरलतम रूप हो गया, ठीक है, फूड का ये भोजन का सरलतम रूप हो गया एक तरह से, ठीक है। अब जो है ये जो भोजन है, इसका क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ के क्या होगा, बाह्य ऊर्जा स्रोत से क्या ऊर्जा ग्रहण करना, ये जटिल पदार्थ हो गया। अब ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का क्या करेंगे, हम विघटन करेंगे, मतलब कि इसको ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन, मतलब कि डाइजेशन होगा, पाचन होगा इसका, क्या होगा, इसका पाचन होगा, ठीक है। अब ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग होगा, क्या होगा, जब ये भोजन बन जाएगा ना, ग्लूकोज बन गया ना, तो उसका शोषण होगा, शोषण से एटीपी निकलेगा, ठीक है। अब एटीपी से ऊर्जा मिलेगा, उस ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। अब पुनः विभिन्न जैव रासायनिक परिक्रम में का होना, अब इससे क्या होगा, जब एटीपी मिल जाएगा, एटीपी को क्या बोलते हैं ना, एटीपी को हमारे शरीर का मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ में मुद्रा का, रुपया का जो काम है ना, वो हमारे शरीर में एटीपी का काम है, ठीक है। एटीपी के लिए ही हम एटीपी के डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है एटीपी बनाने के लिए, और फिर उस एटीपी से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, जब हमें ऊर्जा मिल गया भोजन से, जब ऊर्जा मिल गया, ये ऊर्जा जो है, अब ये जो ऊर्जा है, इसका उपयोग होगा अलग कोई प्रक्रम करने में, ठीक है। उसके बाद क्या करें, नए जटिल अणुओं का निर्माण भी होगा, बिल्कुल निर्माण, जैसे प्रोटीन वगैरह सब है, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब क्रिया होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना शरीर के अंदर, वहाँ भी एटीपी की जरूरत पड़ता है। तो नया नया जटिल पदार्थ भी बनेगा उस एटीपी की सहायता से, जो एटीपी हम बनाए थे, जटिल पदार्थ को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाए थे, ग्लूकोज का शोषण करके एटीपी बनाए, उसी एटीपी का हम उपयोग करेंगे यहाँ प्रोटीन वगैरह सब के संश्लेषण में, मतलब फिर से नया नया जटिल अणु बनाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा शरीर में वृद्धि होगा, और साथ में मेंटेनेंस भी होगा, मतलब अनुरक्षण भी होगा। ये पोषण का एक मतलब क्रिया है, ठीक है। अब देखो, अब अणुओं के विघटन, अब कुछ और लाइन है एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है अणुओं के विघटन की समान रासायनिक युक्तियां। अब देखो, शरीर में अणुओं की विघटन की प्रक्रिया एक रासायनिक युक्ति द्वारा होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, चयापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इससे पहले हम समझा दिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जितना भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो भी रासायनिक क्रियाएं होते हैं शरीर के अंदर, जितना भी
उस सारा को एक साथ हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। शरीर के अंदर जितना भी रिएक्शन चल रहा है, जितना भी, चाहे वो पाचन का हो, श्वसन का हो, उत्सर्जन का हो, कोई भी क्रिया चल रहा है, कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है, सबको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, सबको एक साथ हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे चयापचय रिएक्शन। ठीक है, अब देखो उसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे या तो इसको चयापचय बोलो या उपापचय बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए क्या होती है, मतलब कि बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखो इसी का जो मेटाबॉलिज्म का है अलग अलग पार्ट है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो है उपापचय क्रिया जो दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब कि उपचयन और अपचयन। अब देखो इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे उपचयन क्या होता है, यह क्या होता है, रचनात्मक रचनात्मक। इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में कुछ बनता है, कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे छोटा छोटा अणु है, ये मान लो छोटा छोटा चीजें हैं, छोटा छोटा अणु है, इससे क्या हुआ, बड़ा अणु बनेगा, मतलब यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ ऊर्जा का उपयोग कर लिया हम। ठीक है, और छोटा छोटा अणु मिलकर बड़ा अणु बनाया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें ये बड़ा अणु है। ठीक है, ये बड़ा अणु टूटेगा छोटा अणु में। ठीक है, छोटा छोटा चीजें पार्टिकल्स में टूटेगा, अणु में टूटेगा, और यहाँ से हमें ऊर्जा जो है निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, ऊर्जा जो है यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे साथ में कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ का संश्लेषण, कुछ बड़ा चीज बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बड़ा चीज टूट रहा है और छोटा छोटा चीजों में बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब चीज को समझो, कह रहा है कि यह रचनात्मक रासायनिक परिक्रिया का समूह होता है जिसमें, ठीक है, अपचय क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से, अब देखो सरल अणु यहाँ मतलब कि सिंपल अणु, सरल अणुओं से जटिल अणुओं में निर्माण होता है। मतलब कि यहाँ पे सरल अणु, छोटा छोटा अणु जो है वो बड़ा बड़ा अणु बनाएगा। ठीक है, में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स बनेगा, फिर उससे कोशिका का कोई मान लो कोशिकांग वगैरह सब बना, उसमें में सहायता करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है। देखो यहाँ पे ये जटिल है, मतलब बड़ा है, ये क्या है, ये तुम्हारा जटिल है, ये जटिल पदार्थ है। ठीक है, ये हमारा जटिल पदार्थ है और ये हमारा सरल पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये सरल पदार्थ है। यहाँ पे जटिल पदार्थ क्या हो रहा है, सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में ऊर्जा भी मिल रहा है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, साथ में ऊर्जा का निर्माण भी होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, कैटाबॉलिज्म एग्जाम्पल हो गया श्वसन। ठीक है, श्वसन जो है ये कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है, मतलब कि अपचयन के अंदर आता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जो है वो उपचयन के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब एनाबॉलिज्म आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तरह से ये जटिल, मतलब ग्लूकोज बनता है ना, बड़ा मॉलिक्यूल्स बना, तो प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल हो गया और श्वसन इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो इसके बाद जो है यहाँ तक का इंपॉर्टेंट चीज था जो एनसीईआरटी का बीच बीच का लाइन था। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद से अपना शुरू होगा पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।